Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 12th Geography, Fundamental of Human Geography book, chapter 2, and the name of the chapter is World Population, Distribution, Density and Growth. So let's proceed. तो ये जो चैप्टर है आपका, ये फर्स्ट आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो रैल्फ वाल्डो इमर्सन के कोटेशन के से स्टार्ट होता है. उन्होंने एक अच्छा सा कोटेशन दे रखा है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, और वो कोटेशन का जो स्टार्टिंग लाइन है वो मैंने लिख रखा है आपके लिए. वो है नॉट गोल्ड बट विमेन. देखिए विमेन कैसे लिख रखा है, विमेन को लिख रखा है, मैन को उसको क्लोज कर रखा है, यानी कि ये ना केवल विमेन के लिए बट ऑल्सो फॉर मैन. इट्स स्टैंडिंग फॉर विमेन एंड मैन बोथ. तो नॉट गोल्ड बट विमेन कैन मेक अ पीपुल ग्रेट एंड स्ट्रांग, यानी कि किसी भी कंट्री के लिए गोल्ड नहीं बट वहां पे रहने वाले मैन एंड विमेन ही उस कंट्री को ग्रेट और स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि उस कंट्री का पॉपुलेशन ही उस कंट्री का पिलर होता है. अब आपको पता है कि एज द पीपुल ऑफ द कंट्री इज द रियल वेल्थ, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कंट्री का जो रियल वेल्थ होता है वो वहां का कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड या दूसरे मिनरल्स नहीं होते, वो वहां का पॉपुलेशन होता है. पॉपुलेशन ही वहां का रियल वेल्थ होता है. इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हाउ मेनी आर लिविंग, यानी कितने लोग रह रहे हैं, वेयर दे आर लिविंग, वो लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या वो लिटरेट हैं या वो लिटरेट नहीं है, क्या वो हेल्दी हैं या वो हेल्दी नहीं है. और दूसरी बातें पॉपुलेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी पॉलिसी करना है अगर हमारे पास पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो पॉलिसीज को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम ले रही हूँ और मुझे नहीं मालूम है कि मेरे क्लास में टोटल कितना पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं, तो हो सकता है मैं एग्जाम लेते समय करेक्ट नंबर ऑफ पेपर्स ना लाऊं और ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके. तो छोटी सी चीज के लिए भी जब पॉपुलेशन जानना इतना इंपॉर्टेंट है, तो बड़े बड़े कंट्री के डिसीजन के लिए आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना और पॉपुलेशन के बारे में जानना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. अब जब हम पॉपुलेशन का लेसन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या जानना है कि पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है. तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन आप क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको एक स्पेसिफिक डेफिनेशन देना है पॉपुलेशन का. यू कैन नॉट जस्ट से दैट इट इज नंबर ऑफ पीपुल ऑफ द कंट्री. नो, इट इज नॉट द स्पेसिफिक डेफिनेशन. तो आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन कैसे दोगे आप? नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीसीज, यानी एक ही तरह की स्पीसीज, जो जैसे या तो एनिमल भी हो सकता है या तो ह्यूमन भी हो सकता है, इज कॉल्ड इट्स पॉपुलेशन. नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीसीज, यानी कि अगर आप टाइगर की पॉपुलेशन देख रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि टाइगर की पॉपुलेशन के साथ आप लायन, एलिफेंट या किसी और एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंसीडर कर सकते हो. तो आपको टोटल नंबर ऑफ टाइगर पता करना पड़ेगा. जैसे ही अगर आप ह्यूमन की पॉपुलेशन देख रहे हो तो आपको उस स्पीसीज की, ह्यूमन स्पीसीज की पॉपुलेशन का पता करना, तो वो हो जाएगा आपका ह्यूमन का पॉपुलेशन. पॉपुलेशन किसी का भी हो सकता है, एनिमल का पॉपुलेशन हो सकता है, ह्यूमन का पॉपुलेशन हो सकता है, या किसी अदर स्पीसीज का भी पॉपुलेशन हो सकता है. तो पॉपुलेशन का रियल डेफिनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल और ऑफ ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल, एंड इट्स कॉल्ड इट्स पॉपुलेशन. तो जब अभी क्या चल रहा है, अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, हम किस में रह रहे हैं? 2000 में रह रहे हैं, 2020 चल रहा है, तो 21st सेंचुरी माना जाता है इसको. तो 21st सेंचुरी में जब स्टार्ट हुआ था, अभी कितने साल हुए? 2000 जो 21st सेंचुरी को स्टार्ट करके अभी 20 साल के लगभग हुए हैं. तो 20 साल में जब स्टार्टिंग में थे, हम 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में थे, तो हमारा पॉपुलेशन सिर्फ 6 बिलियन था. मगर कुछ ही साल में से देख लीजिए आप, 20 साल के अंदर अंदर हमने 7 बिलियन को भी क्रॉस कर लिया. यानी कि आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है. डेंसिटी, तो जब पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो डेंसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पॉपुलेशन स्टडी में. तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन बाय एरिया, और अगर आप उसको वर्ड में डिफाइन करना चाहते हो तो वो हो जाएगा, we can say that it is the number of people living in an area. मतलब एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं. सपोज एक एरिया है स्क्वायर किलोमीटर का, 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, वो एक स्क्वायर जो 1 किलोमीटर है फ्रॉम एवरी साइड. तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में
कितने लोग वहां पे रह रहे हैं, वो उस जगह का डेंसिटी कहलाता है। तो वी कैन से इट इज द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन एन एरिया। और डेंसिटी के बेसिस पे भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिया को डिवाइड कर सकते हो। तो डेंसिटी के बारे में आपका एक स्कॉलर है जॉर्ज क्रेसी, उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी सी बात कही है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि एशिया हैज मेनी प्लेसेस वेयर पीपुल आर फ्यू, यानी एशिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां कम लोग रह रहे हैं, एंड फ्यू प्लेसेस, कुछ ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। यानी कि एशिया की पॉपुलेशन कैसी हुई, अनइवन हुई, वहां पे सब लोग एक बराबर से नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर ज्यादा लोग रह रहे हैं और किसी किसी जगह पे बहुत कम लोग रह रहे हैं और किसी किसी जगह पे बहुत ज्यादा लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये केवल एशिया के लिए ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, ये सच है पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपका ये बात सही कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी अनइवन है। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, जब आप जानते हो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होता है, मगर अगर आपको कहा जाए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करो, तो हाउ कैन यू डिफाइन इट? यू कैन डिफाइन लाइक it shows the population distribution shows how the people are spaced over the earth surface, यानी कि पॉपुलेशन अर्थ सरफेस में किस तरह से डिफरेंट पॉपुलेशन डिफरेंट जगहों पे रह रहे हैं, कितने जगह पे किस जगह पे कितने पॉपुलेशन रह रहे हैं, वो लोग किस तरह से वहां पे कितने पॉपुलेशन वर्ल्ड में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से लोग वहां पे रह रहे हैं, तो वो दिखाना, वो होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किस जगह पे कितने लोग हैं वो दिखाना होता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फैक्ट है जो काफी फैसिनेटिंग है। अगर आप देखोगे इसके डेटा को, तो आप देखोगे कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि 100 में से 90 लोग 10% ऑफ लैंड एरिया में रह रहे हैं। यानी कि अगर आपने अर्थ को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1 पार्ट में ही 90% लोग रह रहे हैं, बाकी के 9 पार्ट में आपके 10% लोग रह रहे हैं। तो इस एक स्टेटमेंट से ही आप समझ सकते हो कि कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, कि 90% लोग सिर्फ 10% एरिया में रह रहे हैं। और उससे दूसरा जो फैक्ट है वो भी आपको बहुत ही फैसिनेटिंग लगेगा, वो है कि 10 कंट्रीज है, वर्ल्ड की जो 10 कंट्रीज है उसमें टोटल 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रह रहा है। यानी कि आप जानते हो कि वर्ल्ड में आपकी 200 की लगभग कंट्रीज है, मगर जो 60% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज में ही रह रहा है, बाकी 40% कंट्री, बाकी के जो 190 कंट्रीज हैं उसमें रह रही है। तो 10 कंट्रीज में आपकी 60% पॉपुलेशन है, और उस 10 कंट्रीज में भी जो 6 कंट्री है ना वो केवल एशिया में ही है। तो एशिया आप देख सकते हो कि कितना हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। तो आप जो मैंने कहा कि 10 कंट्री है जहां पे 60% पॉपुलेशन रह रही है, वो 10 कंट्री कौन कौन सी है? एक है चाइना, दूसरा इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। तो आप इसमें देख सकते हो कि इस 10 में से 6 कंट्री तो आपकी एशिया में ही आती है, आपकी इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड जापान आपकी एशिया में आती है। यूएसए आपका नॉर्थ अमेरिका में आ जाएगा, नाइजीरिया आपका साउथ अफ्रीका में आ जाएगा। अब हम एरिया को डिवाइड करेंगे डेंसिटी के बेसिस पे। जैसे मैंने कहा कि डेंसिटी के बेसिस पे भी आप एरिया को डिवाइड कर सकते हो, तो लेट्स डिवाइड द एरिया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो जब आप एरिया को डेंसिटी के बेसिस पे डिवाइड करते हो तो इसको 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। तो पहला कैटेगरी है हाई डेंसिटी रीजन, वो एरिया जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पे हाई डेंसिटी मानी जाती है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिल सकता है। तो ये होता है जैसे कि आपकी 200% लोग अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर में वो 200 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं तो उसको कहा जाता है हाई डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। और इसके एग्जांपल हो सकता है नॉर्थ ईस्ट यूएसए, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो ये सारी जगहें आपकी है हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर। सेकेंड जो कैटेगरी है आपकी वो है मिडिल एंड इंटरमीडियरी डेंसिटी रीजन। यहाँ पे आपकी नियरली 11 से लेके 15% पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाएंगे, यानी यहाँ पे हर पर स्क्वायर किलोमीटर पे आपको 11 से 50 तक के नंबर में आपको लोग
मिल जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है वेस्ट चाइना, साउथ इंडिया, नॉर्वे एंड स्वीडन इन यूरोप एटसेट्रा। तो आप देखेंगे डेफिनेटली इंडिया एंड चाइना हाई डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, मगर इंडिया में भी, इंडिया की खुद के अंदर में भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया के कुछ स्टेट में आप देखोगे कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, किसी में मिडिल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, और कहीं कहीं आपको देखेंगे लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पे वो आता है मिडिल एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी रीजन के अंदर। अब जो थर्ड कैटेगरी है आपका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है आपका लो डेंसिटी रीजन। तो जब आपने देख लिया हाई डेंसिटी रीजन, मिडिल डेंसिटी रीजन, और ये थर्ड है आपका लो डेंसिटी रीजन। यहाँ पे लेस देन 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर मिलते हैं आपको, यानी कि यहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर में आपको एक लोग भी रहने के लिए नहीं मिलेंगे। कभी कभी एक मिलेंगे, कभी एक से भी कम भी मिल सकते हैं। तो ये ऐसी डेंसिटी, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ मिल सकती है? वो वहीं मिल सकती है जहां की क्लाइमेट फेवरेबल ना हो, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन या फिर पोलर रीजन। यहाँ पे आपको जनरली लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि क्योंकि आपने देखा कि पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कहीं पे मिडिल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, कहीं पे लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। तो ये फैक्टर्स क्या हैं जो डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है? तो ऐसा क्यों है? कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस जगह पे कितने लोग रहेंगे। वो फैक्टर्स आप 3 कैटेगरी में पढ़ सकते हो। एक है ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, एंड तीसरा है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी कि ज्योग्राफी में जो फिजिकली इन्वायरमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। हम लोग उसमें से 4 फैक्टर डिस्कस करेंगे। एक है वाटर। तो जैसे आपको पता है कि डे टू डे एक्टिविटी में वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके घर के डेली यूज में आपको वाटर के बिना आपके लिए रहना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर किसी जगह पे वाटर अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली वो जगह में लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। और अगर किसी जगह पे वाटर अवेलेबल अच्छी तरीके से है तो वहां पे आपको अच्छे अमाउंट में पॉपुलेशन दिख जाएगा, यानी वाटर अवेलेबल है तो हाई पॉपुलेशन है। दूसरा फैक्टर है ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होता है? जैसे कि कोई एरिया आपका माउंटेनियस होता है, कोई एरिया आपका प्लेन होता है, कोई प्लेटू होता है। तो आप देखोगे कि लोग ज्यादा प्लेन रीजन में रहना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ माउंटेनियस रीजन, क्योंकि माउंटेनियस रीजन के हार्ड टेरेन होते हैं। हार्ड टेरेन इन द सेंस कि आपको वहां पे रहना थोड़ा मुश्किल है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं होता, वहां स्नोफॉल एंड हेवी रेनफॉल आपको फेस करना पड़ सकता है, वहां रोड कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है। तो इस तरह की जगहों पे जहां पे माउंटेनियस रीजन है वहां पे आप देखोगे जनरली पॉपुलेशन काफी लो है। इंडिया में भी आप देखोगे, अगर इंडिया के खुद के अंदर आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि गंगा के नॉर्थन प्लेन में, इंडिया के नॉर्थन गंगा प्लेन में हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, और दूसरी तरफ हिमालय रीजन में आप चले जाओ, हिमालयन रीजन में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी लो है। थर्ड ज्योग्राफिकल फैक्टर के अंदर जो फैक्टर आता है वो है क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट फेवरेबल होगा, अच्छा होगा, तो पॉपुलेशन ज्यादा होगा, और क्लाइमेट अगर आपका फेवरेबल नहीं होगा, बुरा होगा, तो वहां पे लोग रहना कम पसंद करेंगे। तो फेवरेबल क्लाइमेट हैज मोर पॉपुलेशन दैन अनफेवरेबल क्लाइमेट। फोर्थ आपका फैक्टर हो सकता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर, वो है सॉइल। तो जहां पे भी फर्टाइल सॉइल होंगे वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जहां इनफर्टाइल सॉइल होंगे वहां पे पॉपुलेशन कम होगा। क्योंकि अभी भी वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन गिविंग एम्प्लॉयमेंट गिविंग ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ज्यादातर लोग किस में एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करती है? सॉइल पे। तो डेफिनेटली जहां फर्टाइल सॉइल होगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा। तो अब हमने ज्योग्राफिकल फैक्टर डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि पहला फैक्टर है मिनरल। तो आपको पता है कि जिस भी जगह पे मिनरल रिच एरिया में आप देखोगे कि इंडस्ट्री ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री को रन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर किसी एरिया में मिनरल्स ज्यादा है तो डेफिनेटली वहां इंडस्ट्री ज्यादा है। अगर इंडस्ट्री ज्यादा है यानी कि जॉब फैसिलिटी ज्यादा है, और अगर जॉब फैसिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाकर के रहना पसंद करेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है जाम्बिया कॉपर बेल्ट ऑफ अफ्रीका। तो जाम्बिया कॉपर बेल्ट ऑफ अफ्रीका में आप देखोगे कि बहुत हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि ये एक मिनरल रिच एरिया है।
दूसरा एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक फैक्टर का देख सकते हो, वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। तो जो भी अर्बन एरिया होता है, जो शहर होता है, सिटी होता है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज लोगों को ज्यादा मिलती है, इसलिए वहां पे लोग रहना प्रेफर करते हैं। थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर आप देख सकते हो, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आती है, आप देखोगे जब अगर किसी जगह पे इंडस्ट्री खोल दी जाए तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा, और एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के रहने लगेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी डेफिनेटली हाई पॉपुलेशन ग्रोथ को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान। तो कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान में भी आप हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखोगे, क्योंकि वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है। तो अब हमने ज्योग्राफिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर देख लिया। अब हम थर्ड फैक्टर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करती है वो देख रहे हैं, वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। तो जो भी एरिया कल्चरली या सोशली या रिलीजियसली इंपॉर्टेंट होती है ना, उस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो बनारस में, मदुरई में, आप अलीगढ़ में देख लो, या आप मथुरा में देख लो, वृंदावन में देख लो। ये जो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट एरिया होती है, वहां पे पॉपुलेशन आपको हमेशा हाई डेंसिटी की मिलेगी। दूसरा जो कल्चरल एंड सोशल फैक्टर के अंदर आता है, वो है आपको अगर वो एरिया सोशली एंड पॉलिटिकली अनरेस्ट है तो आपको वहां कम पॉपुलेशन मिलेगा, और अगर वो सोशली एंड पॉलिटिकली अनरेस्ट नहीं है तो आपको वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी वांट टू लीव अ पीसफुल लाइफ। तो जिस भी जगह पे आपको इस तरह की फैसिलिटी ज्यादा मिलेगी, वहां पे पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेगा। समटाइम क्या होता है, गवर्नमेंट भी इंसेंटिव देती है। इंसेंटिव क्या होता है, लालच देती है। इंसेंटिव देती है ताकि लोग हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से पार्सली डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में चले जाए। तो ये क्यों, इस तरह की लालच क्यों देती है, ताकि थोड़ा द डिस्ट्रीब्यूशन इवन हो जाए। ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, इंसेंटिव देती है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में, ताकि लोग वहां पे आकर के सेटल हो जाए। ऐसा ही एक एग्जांपल हो सकता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो पहले आपको बताया कि ब्रिटिश रूल के समय अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पॉपुलेशन काफी कम था, वहां सिर्फ ट्राइबल्स लोग रहते थे और काफी जगह वहां पे खाली था। तो जब वहां पार्टीशन के बाद जब लोग आए और गवर्नमेंट को वहां पे लोगों को सेटल करना था, तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देके कि आइए आपको यहाँ पे हम लैंड एंड जॉब देंगे, इस तरह की लालच दे करके, इंसेंटिव दे करके लोगों को अट्रैक्ट किया और अंडमान एंड निकोबार में पॉपुलेशन को सेटल किया। अभी तक हमने पॉपुलेशन का डेंसिटी देख लिया, उसके फैक्टर्स देख लिए। अभी कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम पॉपुलेशन बढ़े हैं तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, जब पॉपुलेशन चेंज हो जाता है, नंबर में चेंज हो जाता है। तो जब पॉपुलेशन चेंज हो जाता है बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ टाइम, 2 पॉइंट में ऑफ टाइम में, मान लो कि इस ईयर से लेकर के किसी दूसरे ईयर तक, जैसे 2000 से 2015 तक, तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम में जब पॉपुलेशन का नंबर चेंज हो जाता है तो उसको बोला जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। और यही चेंज को अगर आप परसेंटेज फॉर्म में दिखाओगे तो वो बन जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इट इज द पॉपुलेशन चेंज इन परसेंटेज। तो ये जब आप पॉपुलेशन के चेंज को नंबर में दिखाओगे तो हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ, और पॉपुलेशन ग्रोथ को जब आप परसेंटेज में दिखाओगे तो हो जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 102.70 करोड़, और 2011 में हमारा पॉपुलेशन क्या हो गया, 121.02 करोड़। तो अभी हमको पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर में पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे और उसका तो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ मिल जाएगा, और वो होगा 18.15 करोड़। मगर अगर हमें ग्रोथ रेट परसेंटेज में निकालनी है तो क्या करेंगे, हम इनको एक दूसरे से डिवाइड करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें मिल जाएगा अपना पॉपुलेशन ग्रोथ, और वो होगा 1.64%। तो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ है 2001 से 2011 के बीच में, 18.15 करोड़, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना हुआ हमारा, 1.64%।
तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन का, वो है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ होती है। तो नेचुरल कैसे होती है, बर्थ लेने से या डेथ होने से ही नेचुरली पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है। तो आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन पता करना है, किसमें, बर्थ में और डेथ में। तो नेचुरल ग्रोथ आप क्या हो सकता है, बर्थ से आप डेथ को माइनस कर लो, आपको नेचुरल होने वाला ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पता चल जाएगा। मगर कभी कभी आप देखोगे कि नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के में जो ये बर्थ एंड डेथ है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या होता है, वो होता है माइग्रेशन, यानी किसी का यहाँ इस एक जगह से चले जाना या किसी का उस जगह में आकर के रहने लगना, ये भी आपको उस जगह का पॉपुलेशन बढ़ा या घटा सकता है। तो एक्चुअल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ में तो आप बर्थ एंड डेथ को देखोगे, मगर एक्चुअल ग्रोथ में आप बर्थ और डेथ को भी तो माइनस तो करोगे ही, साथ में आप इन माइग्रेशन को आउट माइग्रेशन से माइनस करोगे। तो इसमें जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लो आपको नेचुरल ग्रोथ पता करना है, अगर बर्थ आपका सपोज 4 है और डेथ आपका 2 है, तो नेचुरल ग्रोथ क्या होगा, 4 - 2, तो वो 2 हो जाएगा। मगर आपको अगर एक्चुअल ग्रोथ पता करना है, तो बर्थ आपका 4 है, डेथ आपका 2 है, तो 4 - 2 2 हो जाएगा। मगर साथ में आपको इन माइग्रेशन, यानी वहां आके रहने वाले लोगों को भी इंक्लूड करना है, प्लस वहां के से चले जाने वाले लोगों को भी माइनस करना है। मान लो वहां पे आकर रहने वाले लोग 4 हैं और वहां से चले जाने वाले लोग 2 हैं, तो इसको 4 - 2 कर लेना है। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2। तो एक्चुअल ग्रोथ क्या होगा आपका, तो आपने बर्थ और डेथ को माइनस किया तो वो 2 आया था, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन को माइनस किया तो भी आंसर 2 आया था। तो आप एक्चुअल ग्रोथ पता करने के लिए इन दोनों को प्लस कर दोगे, 2 + 2, तो क्या हो जाएगा, 4। तो एक्चुअल ग्रोथ हो जाएगा 4, मगर इसी कंडीशन में नेचुरल ग्रोथ होगा 2। अब हम फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपना पॉपुलेशन का। एक होता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और एक होता है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो पहले हम देखेंगे पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ता है ना तो उसको कहा जाता है पॉपुलेशन का पॉजिटिव ग्रोथ, और जब पॉपुलेशन घटता है तो उसको कहा जाता है पॉपुलेशन का नेगेटिव ग्रोथ। तो पॉपुलेशन पॉजिटिव ग्रोथ कब होता है, तब होता है जब बर्थ डेथ से ज्यादा होती है। अगर 10 लोग पैदा हुए हैं और 5 लोग मरे हैं तो पॉजिटिवली 5 हम बढ़ गए क्वांटिटी में। तो जब बढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और ये तब भी हो सकता है, सिर्फ बर्थ एंड डेथ की वजह से नहीं हो सकता, ये माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है बढ़ना और घटना। तो अगर किसी जगह पे माइग्रेट कर दिया, मतलब किसी जगह पे हमारी मतलब किसी एरिया में परमानेंटली कोई रहने के लिए आ गया है और वो मतलब वो बढ़ा देता है तब हमारे पॉपुलेशन को। तो कोई इफ समबडी इज सम पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्री एंड फॉर परमानेंटली सेटलिंग इन आवर रीजन, देन ऑल्सो आवर पॉपुलेशन ग्रोथ विल बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ 2 कंडीशन में हो सकती है, एक तो तब जब बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा है, और दूसरा तब जब परमानेंटली एक रीजन में कोई रहने के लिए आ जाए। जो अगला कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन का वो है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो नेगेटिव है पॉजिटिव का बिल्कुल अपोजिट। तो इसमें क्या होता है, इसमें पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज होगी। तो ये 2 कंडीशन में हो सकती है, एक तो तब जब आपका डेथ रेट ज्यादा होगा और बर्थ रेट कम है। मान लो कि मरने वाले लोग 10 हैं और पैदा होने वाले 5 हैं, तो टोटल पॉपुलेशन से -5 हो जाएगा। तो ये होता है नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और ये तब भी हो सकता है जब आपके रीजन से कोई चला जाए दूसरे रीजन में रहने के लिए, परमानेंटली वो चला जाए किसी और रीजन में रहने के लिए। व्हेन द पीपल माइग्रेट टू अदर रीजन परमानेंटली, देन ऑल्सो द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अकर। अब हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ेंगे जो पॉपुलेशन चेंज को डिसाइड करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि किस किस फैक्टर्स के कारण पॉपुलेशन चेंज होता है। तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि किन 3 फैक्टर्स के कारण पॉपुलेशन चेंज होता है, एक तो बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट और तीसरा माइग्रेशन। तो इसके कंपोनेंट भी 3 ही है। तो वो 3 क्या है, एक एक बार हम देख लेंगे। एक है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, इसको CBR भी बोल सकते हो आप शॉर्ट फॉर्म में। इट इज द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। और उसका क्रूड डेथ रेट बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। यहाँ बर्थ की जगह आपको वहां पे डेथ लगा देना है। तो इट इज द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, यानी कितने लोग पैदा हुए हैं 1000 पॉपुलेशन में। तो इसको पता करने का एक फॉर्मूला है, वो है B1/P × 1000। तो
B1/P मल्टीप्लाइड बाई 1000 अगर आप करोगे तो आपको क्रूड बर्थ रेट पता चल जाएगा। यहाँ पे B1 किसके लिए स्टैंड होता है, लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एंड P किसके लिए स्टैंड होता है, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। उस एरिया उस समय जो पर्टिकुलर मिड ईयर में जब उस समय क्या पॉपुलेशन है वो पता करना, और उसको उस समय कितने लोग पैदा हुए हैं वो पता कर लेना, और उन दोनों को डिवाइड कर देना। B1 को P से डिवाइड कर दोगे तो आपको उस जगह का क्रूड बर्थ रेट पता चल जाएगा, और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, क्योंकि हम लोग ये किस में पता कर रहे हैं, इसको पर 1000 पर्सन में पता कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट था पॉपुलेशन चेंज का। सेकंड कंपोनेंट पॉपुलेशन चेंज का अब हम लोग देखेंगे। तो सेकंड कंपोनेंट है क्रूड डेथ रेट। तो क्रूड डेथ रेट को आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं CDR। इट इज द नंबर ऑफ डेथ इन ए पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी कितने लोग मर गए पर 1000 पर्सन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 1000 लोगों में कितने लोगों का डेथ हुआ, इसको पता ये बताता है कि पर 1000 में कितने टोटल लोग मर गए हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, D/P मल्टीप्लाई बाई 1000। तो यहाँ पे D क्या है, वहां पे B था नंबर ऑफ बर्थ, यहाँ पे D है नंबर ऑफ डेथ, और P है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। तो CDR से आपको क्या पता चलता है कि उस जगह की मोर्टेलिटी रेट, यानी मरने वालों की रेट क्या है, और ये मोर्टेलिटी रेट बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, सोशो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो डेफिनेटली सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिपेंड होता है, क्योंकि अगर कोई कंट्री सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलप होगी, एडवांस होगी, तो उसके पास टेक्नोलॉजी होगी अपनी डेथ रेट को कंट्रोल करने का, हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने का। तो जब उसकी हेल्थ फैसिलिटी इम्प्रूव रहेगी तो उस कंट्री का डेथ रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो अभी हमने देखा CBR एंड CDR, मतलब बर्थ एंड डेथ रेट देखा। अब तीसरा फैक्टर जो पॉपुलेशन चेंज करता है वो है माइग्रेशन। तो पॉपुलेशन चेंज करने के 3 फैक्टर हैं, एक तो बर्थ, एक तो डेथ, और तीसरा आपका है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी प्लेस ऑफ ऑरिजिन जहां पे आप पैदा हुए हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है, जहां पर आप जाकर के रहने लगते हो। तो ये कंडीशन जो मूवमेंट होता है इसी को कहा जाता है माइग्रेशन। इन सच कंडीशन क्या होता है, पॉपुलेशन या तो डिक्रीज हो जाता है ओरिजिन प्लेस में, और इंक्रीज हो जाता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में। सॉरी। तो माइग्रेशन कैन बी ऑफ मेनी टाइम। तो माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ। तो माइग्रेशन कई तरीके के हो सकते हैं। माइग्रेशन कैन बी टेम्परेरी, इट कैन बी परमानेंट, और इट कैन बी सीजनल। टेम्परेरी क्या होता है, कैसे कुछ सालों के लिए कोई कहीं जाके रहने लगा फॉर स्टडीज पर्पस और फॉर सम अदर पर्पस, दे आर गोइंग देयर फॉर 4 to 5 years। और परमानेंट माइग्रेशन क्या होता है, परमानेंट माइग्रेशन वो माइग्रेशन होता है जो कि परमानेंटली आप किसी जगह पे जाकर के रहने लगते हो। और सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन वो माइग्रेशन होता है जब जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कुछ सीजन के लिए आपका काम बंद हो गया तो आप शहर में जाकर के काम करने लगते हो, तो उसको कहा जाता है सीजनल माइग्रेशन। माइग्रेशन कैन ऑल्सो बी रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, एंड रूरल टू रूरल, यानी कि आप शहर से जाकर शहर में दूसरे बड़े शहर में जाकर रह सकते हो, या गांव से अपना दूसरे गांव में जाकर के सेटल हो सकते हो, या गांव से शहर की तरफ चले गए, या शहर से भी कभी कभी लोग गांव में आकर के सेटल हो जाते हैं। तो जब आप रूरल एरिया से रूरल एरिया में चले गए, या अर्बन एरिया से किसी बड़े अर्बन एरिया में चले गए, या अर्बन एरिया से रूरल एरिया में चले गए, या रूरल एरिया से अर्बन एरिया में चले गए, ये भी तरह तरह के माइग्रेशन के टाइप्स हैं। Here are some persons are immigrants and some are immigrants। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग इमिग्रेंट होते हैं और कुछ लोग इमिग्रेंट होते हैं। तो इमिग्रेशन क्या होता है और एमिग्रेशन क्या होता है, तो इमिग्रेशन करने वाले को इमिग्रेंट बोलते हैं और एमिग्रेशन करने वाले को एमिग्रेंट बोलते हैं। तो इमिग्रेशन क्या होता है, इमिग्रेशन वो होता है जब कोई माइग्रेट होकर आपके रीजन में आकर के रहने लगता है तो उसको कहा जाता है इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है, जब आपके प्लेस से कोई दूसरी जगह पे चला जाता है तो उसे कहा जाता है इमिग्रेशन। एक में आपके प्लेस में आकर के रहने लगते हैं और एक में आपके प्लेस को छोड़ करके चले जाते हैं। तो माइग्रेशन इज डन फॉर 2 सेट ऑफ फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स होते हैं, माइग्रेशन के 2 फैक्टर होते हैं। बेसिकली हम माइग्रेशन क्यों करते हैं, अपने सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को इंप्रूव करने के लिए माइग्रेशन करते हैं। इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। तो
पुश फैक्टर क्या होता है? पुश फैक्टर यानी कि वो आपको पुश करता है, आपको धक्का देता है अपने ओरिजिन प्लेस से, वो आपको धक्का देके दूसरी जगह पे भेज देता है। जिस जगह जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां से आप फोर्स होते हो, आप छोड़ना तो नहीं चाहते, पर कुछ कंडीशन के कारण आपको वो जगह आपको फोर्स करता है कि आप उस जगह को छोड़ के चले जाओ। तो ये जनरली तब होता है जब आपको जो अपना प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव लगने लगता है, कम अट्रैक्टिव लगने लगता है, और आप मजबूर हो जाते हो उस जगह को छोड़ने के लिए। ये इसके कई रीजन हो सकते हैं। या तो उस जगह पे आपका पुअर लिविंग कंडीशन हो, आप अच्छी तरीके से रह नहीं पा रहे हो, या पॉलिटिकल टर्मोइल हो, या कि कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या कुछ एपिडेमिक्स यानी कुछ बीमारी फैल गई है उस जगह पे जो आपके लिए डेंजरस है वहां पे रहना, या फिर उस जगह पे बार बार नेचुरल डिसास्टर आता है, चाहे फ्लड आता हो या अर्थक्वेक आता हो या कुछ और। तो इस तरह की जो जब फैक्टर्स होते हैं, या अनप्लेजेंट क्लाइमेट हो यानी कि वहां का क्लाइमेट अब आपको सूट नहीं कर रहा हो, या सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, जो जनरली इसका मेन फैक्टर होता है। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्या होता है? यानी कि आपको उस जगह पे कुछ अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, या कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, चाहे वो जॉब का हो या स्कूलिंग का हो या दूसरे हॉस्पिटल्स का हो या कुछ और फैक्टर्स हो। तो अगर वो जगह उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, काफी बैकवर्ड हो, तो इन सभी रीजन के कारण, चाहे वो उसका क्लाइमेट अच्छा ना हो, या कोई वहां पे आप कोई बीमारी हो या नेचुरल डिजास्टर हो, इन सभी रीजन के कारण आप क्या होते हैं, आप फोर्स होते हो उस जगह को छोड़ देने के लिए, क्योंकि अब जिस जगह पे जो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो आपको उस समय लेस अट्रैक्टिव लगने लगता है। दूसरा होता है आपका पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होता है? वो जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। माइग्रेशन क्या होता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन को छोड़ करके जब आप प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में चले जाते हो तो उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो पुल फैक्टर क्या होता है? वो जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, जहां पे आप जाना चाह रहे हो, वो आपको अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और वो कई फैक्टर्स हो सकते हैं इसके भी, जैसे कि इसके हो सकते हैं कि बेटर जॉब फैसिलिटीज मिल रही हो आपको, या कोई दूसरी फैसिलिटीज आपको मिल रही हो, स्कूलिंग की फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी एंड अदर फैसिलिटी, या वहाँ का क्लाइमेट बहुत अट्रैक्टिव हो, और या आप वहां पे जाना चाहते हो फॉर पीस पर्पस, फॉर स्टेबिलिटी पर्पस और फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो ये सारे फैक्टर्स इतने अच्छे लगते हैं आपको प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन का कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उसकी तरफ पुल हो जाते हो। तो इसको कहा जाता है पुश एंड पुल फैक्टर्स ऑफ, दिस आर द टू फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस ट्रेंड से आगे बढ़ रहा है। तो जब आप अर्लियर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंपेयर करोगे नए पॉपुलेशन ग्रोथ के, क्या आज के समय के पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो आप देखोगे कि जो अर्लियर पॉपुलेशन ग्रो हो रहा था वो बहुत स्लोली हो रहा था, मगर अब जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है लास्ट 100 ईयर में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ही अलार्मिंग रेट में, यानी कि एक वार्निंग देने वाले रेट में इंक्रीज हो रहा है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आपको स्टोरी पता करनी है कि किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, तो उसको आपको कई पीरियड्स में डिवाइड कर करके आपको पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर आपका फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या हो सकता है स्टोरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, आप समझ 8000 से 12000 ईयर पहले चले जाओ। 8000 से 12000 ईयर एगो में सभी कंट्रीज में क्या था, एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, उस समय एग्रीकल्चर स्प्रेड हो रहा था, और पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन काफी स्मॉल था, रफली 8 मिलियन तक ही वर्ल्ड का पॉपुलेशन था उस समय। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज आप देख लो, इसका जो ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी एडी, तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्या था उस समय, जब उस समय पॉपुलेशन हमारा रफली 300 मिलियन तक पहुंच गया, तब भी बहुत कम था। पर 16th एंड 17th सेंचुरी के आते आते पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ट्रेड, सब कुछ इंक्रीज होने लग गया, और 1750 में हमारा पॉपुलेशन 500 मिलियन तक पहुंच गया। फोर्थ स्टेज में आप देखिए 18th सेंचुरी में क्या हुआ हमारा पॉपुलेशन। 18th सेंचुरी के समय हमारा पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो आखिरी का समय था, पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय था, एट दिस टाइम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है वो कंडीशन जिसमें पॉपुलेशन काफी रैपिडली इंक्रीज होने लग जाती है, उसको कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जैसे बम की तरह एक्सप्लोड होकर के फट जाना। तो इस तरह से हमारा पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ने लगा 18th सेंचुरी में।
फिर अब लेटेस्ट स्टेज में इस समय हमारा पॉपुलेशन का क्या हाल है? इस समय हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट हो चुकी है, हमारी हेल्थ फैसिलिटी इंक्रीज हो गई है, और इन सब के कारण हमने क्या किया, अपना बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों को कंट्रोल करके डिक्रीज कर लिया है। बोथ ऑफ दिस हैज डिक्रीज टू बिग एक्सटेंट। और ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? ये पॉसिबल हुआ है एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन की वजह से हमने अपना बर्थ कंट्रोल किया, क्योंकि हमें पता चला कि स्मॉल फैमिली का इंपॉर्टेंस क्या होता है। और हेल्थ फैसिलिटी जब इंप्रूव हुई, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, तो उससे क्या हुआ, हमारा डेथ रेट भी कंट्रोल हो गया, क्योंकि जब हमें फूड मिलने लगा, हम हेल्दी हो गए और हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, तो काफ़ी बीमारियां को कंट्रोल कर लिया गया और डेथ रेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया। और इस समय हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम हो चुका है। और अभी हमारा वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है 2018 के डेटा के हिसाब से, वो है 1.11%। तो आप देखोगे कि ये जो 1.11% है, काफी है, देखने से लगता है कि नंबर इतनी छोटी है, यानी कि बहुत धीरे से हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। ये परसेंटेज में आपको बता रहा हूं, ये 1.11% अगर आप 7 बिलियन पॉपुलेशन पे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि ये बहुत बड़ा अमाउंट आपको देगा, बहुत बड़ा नंबर आपको देगा। यानी कि दो द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्मॉल, मगर जो पॉपुलेशन ग्रोथ नंबर में होगा वो काफी बड़ा होगा। तो ये इसका रीजन एक ये भी है कि अभी भी हमारे वर्ल्ड में थोड़ी बहुत इलिटरेसी बची है, और जिसके कारण हमें हमारा पॉपुलेशन हमारे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हमने डेथ रेट को तो कंट्रोल कर लिया है, मगर अभी तक हमने बर्थ रेट को उतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया है। इसीलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत डिक्रीज हो चुका है, मगर पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्रीज नहीं हो पाया है। अब हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, वो है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि डबलिंग यानी कि डबल हो जाना। पॉपुलेशन अगर 2 मिलियन था तो 4 मिलियन हो जाना, 4 मिलियन था तो 8 मिलियन हो जाना। तो किस तरह से हमारा पॉपुलेशन वर्ल्ड में डबल हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर पॉपुलेशन टू अटेन 1 बिलियन। कई साल लगे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को 1 बिलियन बनने में, मगर सिर्फ 12 ईयर्स में हम 5 बिलियन से 6 बिलियन बन गए। जहां की हमें मिलियंस ऑफ ईयर लगा था 1 बिलियन पॉपुलेशन को अटेंड करने के लिए, वही 12 साल में ही हमने 5 बिलियन पॉपुलेशन को 6 बिलियन पॉपुलेशन में कन्वर्ट कर लिया। एंड द पॉपुलेशन डबलिंग, ये जो पॉपुलेशन डबल होने का मेथड है, ये डिफरेंट ईयर में डिफरेंट तरीके से चला है। और कभी जो स्टार्टिंग का आप देखोगे, कभी ज्यादा समय लगा है हमें अपने पॉपुलेशन को डबल करने के लिए, और कभी हमें इसको डबल करने के लिए काफी कम समय लगा है। तो आप डेटा देख सकते हो। इस डेटा में आप देख सकते हो कि आपको 3 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको पीरियड बताया जा रहा है कि किस किस ईयर में पॉपुलेशन चेंज डबल हो रहा है, और दूसरे कॉलम में आपको कितना पॉपुलेशन डबल हो रहा है। देखो 5 मिलियन से 500 मिलियन बना, 500 मिलियन का डबल 1000 मिलियन, 1000 मिलियन का डबल 2000 मिलियन, एंड 2000 मिलियन का डबल 4000 मिलियन, एंड 4000 मिलियन का डबल 8000 मिलियन। ये जो 8000 मिलियन डबल होने का फिगर है, ये प्रोजेक्टेड फिगर है जो 2025 के लिए गेस किया गया, क्योंकि 2025 अभी तक आई नहीं है, तो उसके लिए गेस किया गया है कि इतना हमारा पॉपुलेशन इस समय तक हो जाएगा। और थर्ड कॉलम में आपको नंबर ऑफ ईयर, कितना ईयर लगा डबल होने के लिए, वो दिया गया है। यानी कि 500 मिलियन से 1000 मिलियन होने के लिए हमें कितना समय लगा, हमें टोटल 154 ईयर लगा हमें 1000 मिलियन, 500 से 1000 मिलियन का पॉपुलेशन बनाने के लिए। 2000 से 4000 मिलियन बनाने के लिए कितना लगा, 47 लगा। और 4000 को 8000 मिलियन पॉपुलेशन बनाने के लिए हमें कितना लगेगा, 51 मिलियन लगेगा। तो जब आप इस टेबल को देखते हो तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? By seeing this table, we can say that in the beginning it took long time. पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा समय लग रहा था। देखो आप ये फिगर दोबारा से देखो, कितना स्टार्टिंग में कितना ज्यादा समय लग रहा था हमें डबल होने के लिए, मगर बाद में आप देखोगे कि ये अपना डबल करने की कैपेसिटी हमने बढ़ा ली, और बहुत जल्दी से हम डबल होने लग गए। तो इन द बिगिनिंग हमें बहुत समय लग रहा था, मगर एंड में हमने कम ही समय में अपने पॉपुलेशन को डबल करना सीख गया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और 2025 का जो प्रोजेक्टेड ईयर है,
उसमें अगर आप देखोगे तो आप पॉपुलेशन वालों को का टेबल अगर देखोगे तो फिर से देखोगे कि आप ईयर इंक्रीज हो रहा है, 47 से 51 हो गया, यानी कि अब हमें डबल करने के लिए फिर से टाइम ज्यादा लगने लगा है और हम उस स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब अपने पॉपुलेशन को डबल करने के लिए हम ज्यादा टाइम लेंगे। और इसका रीजन है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजिकली डेवलप कर लिया है और डेथ रेट को भी कंट्रोल कर लिया है और बर्थ रेट को भी कंट्रोल करने का हमें मेथड मिल गया है। और ये जो डेवलप करने का जो ये मेथड है, आप देखोगे कि डेवलप कंट्री में बहुत समय लगता है। डेवलप कंट्री जनरली टेक द मोर टाइम टू डबल इट्स पॉपुलेशन देन द डेवलपिंग कंट्री। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये जो डेवलपिंग कंट्री है वो ज्यादातर इलिटरेसी है, तो उनको स्मॉल फैमिली का इंपॉर्टेंस पता नहीं है। और दूसरा, हाई मोर्टेलिटी रेट भी, मतलब हाई डेथ रेट भी कभी कभी हाई पॉपुलेशन का रीजन बन जाता है। क्योंकि अगर किसी जगह पे हाई डेथ रेट है, लोगों को पता है कि बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जल्दी ही लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, हाई डेथ रेट की दर से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो वो 4 बच्चे पैदा करते हैं ये सोच कर कि पता है कि 2 तो मर जाएंगे तो कम से कम 2 तो बचेंगे। इस तरह की सोच रख करके वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो कभी कभी हाई डेथ रेट का डर भी हाई पॉपुलेशन को का रीजन बन जाता है। अब आप दूसरा टेबल देखें। इस टेबल में आप देखोगे कि आपको वर्ल्ड का और डिफरेंट कॉन्टिनेंट का ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंपेयर किया गया है 1990-95 के भी में और 2010 से 2015 के बीच का डेटा आपको दिया गया है। और आप अगर इसके ग्रोथ रेट को ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि आप सभी कॉन्टिनेंट में ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है एक्सेप्ट अफ्रीका, और वर्ल्ड का भी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि वर्ल्ड का ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है, सभी कॉन्टिनेंट का भी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है एक्सेप्ट अफ्रीका वेयर इट इज इंक्रीजिंग। अब स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज देखते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, जो पैटर्न देखा आपने किस तरह से पॉपुलेशन चेंज हो रहा है वर्ल्ड का, उस बेसिस पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? आप कुछ बातें कंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि आप पहली बात ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज लेस इन डेवलप कंट्री एंड मोर इन डेवलपिंग कंट्री। यानी पॉपुलेशन का जो ये ग्रोथ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, डेवलप कंट्री में तो बहुत धीरे से बढ़ रहा है, बट डेवलपिंग कंट्री में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आपको सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? यानी कि एक चीज अगर बढ़ता है तो दूसरा चीज घटता है। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी दोनों साथ में बढ़ते हैं या दोनों साथ में घटते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन यानी एक चीज बढ़ना और एक चीज घटना। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतना ही कम पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, और जितना कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। अब क्योंकि डेवलप कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, और डेवलपिंग कंट्री में उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है तो इसकी पॉपुलेशन कम है। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोग एडुकेटेड होंगे और वहाँ की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो वो अपने बर्थ एंड डेथ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर ये नहीं होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, तो उनके लिए बर्थ एंड डेथ रेट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए डेवलप कंट्री में आप देखोगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुका है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण, और डेवलपिंग कंट्री में स्टिल लैगिंग बिहाइंड। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, दो द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय 1.1% अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा। तो 2018 डेटा के हिसाब से आप देख सकते हो कि पॉपुलेशन हमारा जो इंक्रीज हो रहा है वो 1.11% से बढ़ रहा है, ठीक है। बट स्टिल लार्ज पॉपुलेशन चेंज, बट स्टिल इट लीड्स टू लार्ज पॉपुलेशन चेंज। तो ग्रोथ रेट भले ही कम हो मगर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1.1% अगर आप 7 बिलियन पॉपुलेशन में कैलकुलेट करोगे तो एक लार्ज नंबर आपको मिलेगा। तो दो द बर्थ रेट इज ग्रोथ रेट इज लेस बट द टोटल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इज अ लॉट। Even if population growth rate is decreasing, the total population grow each year। मान लो कि ये जो ग्रोथ रेट है वो इससे भी अगर कम हो जाएगा, 0.5% हो जाए, 1.1% से अगर वो 0.5% भी हो जाएगा, तब भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो आप एक्चुअल 7 मिलियन में जब आप निकालोगे तो वो ज्यादा होगा, और हर साल वो पॉपुलेशन आपको बढ़ते हुए ही दिखेगा।
इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो ये जो पॉपुलेशन चेंज होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सम पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग इकोनॉमी। तो कुछ पॉपुलेशन बढ़ना जरूरी होता है, थोड़ा तो पॉपुलेशन हमें चाहिए ही ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलप हो सके। मगर जब यही पॉपुलेशन लार्ज नंबर में हो जाता है तो ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। ये प्रॉब्लम क्यों बनता है? सेकेंड रीजन देखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसलिए बनता है क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन के कारण जो ये रिसोर्सेस हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। इन ह्यूज, और थर्ड आप देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है? इन ह्यूज पॉपुलेशन एपिडेमिक डिसीजेस आर कॉमन। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो एपिडेमिक डिसीजेस कॉमन हो जाएंगे, कोरोना वायरस एंड अदर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब ये एपिडेमिक डिसीज होगा तो इससे क्या होगा? डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज हो जाएगी और पॉपुलेशन ग्रोथ भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह के अगर आप एपिडेमिक प्रॉब्लम नहीं चाहते हो तो आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लार्ज पॉपुलेशन है तो इस तरह के एपिडेमिक प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया कितना है? 1.04% अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा। सम डेवलप्ड कंट्री टेक 318 ईयर्स टू डबल इटसेल्फ। तो कुछ कंट्री अपने पॉपुलेशन बहुत जल्दी से डबल कर रही है, जैसे इंडिया, मगर कुछ जो कंट्री है वो बहुत स्लोली डेवलप कर रही है, वो तो 318 ईयर्स लेती है अपने पॉपुलेशन को डबल करने के लिए। और कुछ कंट्री तो डबलिंग का साइन ही नहीं दिखाती, क्योंकि वो और भी बहुत ही स्लो तरीके से, यानी कि कांस्टेंट तरीके से पॉपुलेशन को मेंटेन कर रही है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। तो ये थ्योरी है, ये क्या करता है? ये डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट करता है, यानी ये डिस्क्राइब करता है, प्रिडिक्ट करता है कि फ्यूचर का पॉपुलेशन कैसा होगा। यानी कि आज का पॉपुलेशन तो ऐसा है, आज जब आगे चलेगा तो ये पॉपुलेशन कैसे कन्वर्ट होगा, किस तरह से फ्यूचर का पॉपुलेशन होने वाला है, उसको डिस्क्राइब और प्रिडिक्शन करता है उसका। तो इसका मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक का मतलब होता है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट एज ग्रुप, यानी एक ही एज ग्रुप में कितने मेल और फीमेल रहते हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम। एंड ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? मूविंग फ्रॉम रूरल एग्रेरियन सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ट्रांजिशन यानी कि चेंज होना, जब वो सोसाइटी चेंज हो जाती है एग्रेरियन सोसाइटी से किस तरफ चेंज हो जाती है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ चेंज हो जाती है। देखिए, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा रही हूँ इसको। आप देखो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या बोला जा रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहाँ से? रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ, एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ, इलिटरेसी से लिटरेसी की तरफ, और हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट से लो बर्थ एंड लो डेथ रेट की तरफ। तो जब आपका सोसाइटी इलिटरेसी, एग्रीकल्चर और हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट से लिटरेसी और इंडस्ट्रियल एंड लो बर्थ एंड लो डेथ रेट की सोसाइटी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो हाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हेल्प टू प्रिडिक्ट, कैसे हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से हमने कहा कि वो डिस्क्राइब करती है और प्रिडिक्ट भी करती है। तो प्रिडिक्ट कैसे करती है, कैसे प्रिडिक्ट कर सकती है, गेस कैसे कर सकती है कि फ्यूचर का पॉपुलेशन कैसा होगा? मान लो आपने पॉपुलेशन स्टडी की और आपने देखा 2000 में कितने लोग रूरल से अर्बन की तरफ गए, 2005 में फिर आपने देखा कि कितने लोग रूरल से अर्बन की तरफ गए, फिर 2010, फिर 2015, देन 2020 तक आपने कैलकुलेट करते रहे आप कि कितने लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जा रहे हैं। तो आपको एक फिगर समझ में आ जाएगी, उस समझ से आप फिर प्रिडिक्शन कर सकते हो कि 2025 में कितने लोग रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपको प्रिडिक्शन करने के लिए भी हेल्प करता है। तो ये जो चेंज होता है रूरल सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी में, ये स्टेजेस में चेंज होता है। ऐसा नहीं होता कि अचानक से एक स्टेज से आप तुरंत आप रूरल सोसाइटी से तुरंत आप अर्बन सोसाइटी में चेंज नहीं हो जाते हो। आप इसको चेंज करने के लिए कई स्टेजेस से पास थ्रू होते हो, और ये स्टेजेस से जो हम पास थ्रू होते हैं, द चेंज दैट अकर इन स्टेजेस, इट्स कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है? डेमोग्राफिक साइकिल, एंड इट हैज टोटल 3 स्टेजेस। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, और ये 3 स्टेजेस में जब एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है तो उसे कहा जाता है डेमोग्राफिक साइकिल। तो इसका अब हम स्टेज पढ़ेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है इसका,
जो फर्स्ट स्टेज में कैसा होता है, इसके 3 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज है इसमें हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट होती है, यानी इस समय बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट दोनों ही काफी हाई होते हैं। और इस समय क्या होता है, अब जब ये बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई है तो नेचुरली उस समय क्या होगा, इलिटरेसी होगी, मतलब लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा कि स्मॉल फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है। डिसीजेस बहुत ज़्यादा होंगे तभी डेथ रेट हाई है। लेस फूड होगा तभी आपका डेथ रेट हाई है। तो ये सारे प्रॉब्लम उस समय हो सकते हैं सोसाइटी में। उस समय आपका बर्थ रेट डेथ रेट हाई हो सकता है, उस समय इलिटरेसी हो सकती है, डिसीजेस हो सकते हैं, फूड प्रॉब्लम हो सकता है। और जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ेगा, ऐसा उस समय क्या होगा, पॉपुलेशन स्लोली बढ़ेगा, क्योंकि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग ही मर जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ने का चांसेस कम हो जाता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होगा उस समय। और इसको ही एग्रेरियन सोसाइटी कहते हैं। इस समय टेक्नोलॉजी कम होती है और उस समय की सोच ऐसी होती है कि बिग फैमिली एक एसेट है। जैसे आप सुने होंगे कि पुराने समय में लोग कहते थे जितनी लोग उतने हाथ, और उतना काम और उतना पैसा, तो उनको क्या लगता था कि बिग फैमिली एक एसेट है उनके लिए। तो वो उस समय एग्रेरियन सोसाइटी में जब टेक्नोलॉजी लो होती है तो और लोगों की सोच ऐसी होती है कि वो बिग फैमिली को एक एसेट की तरह समझते हैं। और 200 साल पहले तक, 200 ईयर एगो तक, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाज इन दिस स्टेज। ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री स्टेज को छोड़ करके सीधे थर्ड स्टेज में पहुंच गया। हर कंट्री 200 साल पहले तक, 200 ईयर एगो, सारी की सारी कंट्री इसी स्टेज से गुजर रही थी और सभी की कंट्री में यही प्रॉब्लम था। अब हम सेकेंड स्टेज देखेंगे। इस समय क्या होता है, फर्टिलिटी रेट आपकी डिक्रीज होने लगती है। पहले तो स्टार्टिंग में वो ज्यादा होती है मगर स्लोली टाइम के साथ वो डिक्रीज होने लगती है। मोर्टेलिटी रेट भी इस समय कम हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट आपकी कम रहती है। बर्थ रेट स्टार्टिंग में ज्यादा रहती है मगर बाद में वो कम हो जाती है। और डेथ रेट कम होने का रीजन क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी और बाकी सारी फैसिलिटी इंप्रूव होने के कारण डेथ रेट स्टार्टिंग से ही कम रहती है। पर क्योंकि स्टार्टिंग में बर्थ रेट ज्यादा होता है और डेथ रेट कम होता है, यानी लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं और कम लोग मर रहे हैं, इससे क्या होगा, पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज होने लगेगा। सो हियर द नेट पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर। तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में आपने देखा बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही हाई है, जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो था। मगर इस समय क्या होता है, बर्थ रेट स्टार्टिंग में हाई होता है और डेथ रेट कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण नेट पॉपुलेशन ग्रोथ मोर होता है। अब लास्ट स्टेज हम देखेंगे। लास्ट स्टेज में क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट एंड फर्टिलिटी रेट दोनों ही डिक्रीज हो जाती है, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को आपने कंट्रोल कर लिया। और ये दोनों कंट्रोल कब हो सकता है, जब हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी सब कुछ इंप्रूव हो जाए। और इस समय पॉपुलेशन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ना तो बर्थ रेट ज्यादा है ना तो डेथ रेट ज्यादा है, तो इस समय पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। और या तो स्टेबल हो जाएगी या तो बहुत ही धीरे धीरे से बढ़ेगी, और ये एक बेस्ट स्टेज है। और प्रेजेंटली different countries of the world are at the different stages of demographic transition। अपने demographic transition के different stages से दूसरे हर कंट्री एक स्टेज में नहीं है। कोई कंट्री फर्स्ट स्टेज में है, कोई कंट्री सेकंड स्टेज में है और कोई कंट्री अभी थर्ड स्टेज में है। हर कंट्री अपने डिफरेंट स्टेज से गुजर रही है। तो डेमोग्राफिक की ये 3 स्टेजेस थे। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेजर्स क्या क्या हैं। तो कई मेजर्स होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, और आपको पता है कि हाई पॉपुलेशन, थोड़ी पॉपुलेशन तो जरूरी होती है इकोनॉमी के लिए, मगर अगर हाई पॉपुलेशन है तो वो एक प्रॉब्लम है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज की बहुत बड़ी डिमांड है कि हम किसी तरह से अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। तो उसके कई मेजर्स हो सकते हैं। कुछ मेजर्स मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जैसे फैमिली प्लानिंग, जो ये सबसे बड़ा मेजर्स माना जाता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। फैमिली प्लानिंग किसको कहा जाता है, इट इज द स्पेसिंग एंड प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ द चिल्ड्रेन। स्पेसिंग यानी कि स्पेस देना। मान लो कि किसी को ऐसा नहीं है कि अपने बच्चा नहीं पैदा करना है, मगर कुछ स्पेस के बाद, कुछ सालों के बाद करना है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा है अभी छोटा है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब मैं दूसरा बच्चा करूंगा। तो वो स्पेस जो देते हैं वो उसको उस स्पेस देने के लिए भी फैमिली प्लानिंग जरूरी है।
या तो प्रिवेंट करने के लिए कि अब मुझे बच्चा नहीं करना है, ये फॉलो करने के लिए भी, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए भी फैमिली प्लानिंग जरूरी है। तो या तो स्पेस देने के लिए बच्चों के बीच में, या तो बच्चों को बर्थ करना प्रिवेंट करने के लिए, दोनों के लिए ही जो प्लानिंग की जाती है उसको बोला जाता है फैमिली प्लानिंग। और इट इज वेरी गुड मेथड टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। ये ना केवल पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है बल्कि ये विमेन्स के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बार बार बच्चे पैदा करने से कई बार विमेन्स की हेल्थ अफेक्ट होती है, तो विमेन्स के हेल्थ के लिए भी एक बहुत बड़ा मेजर्स है। सेकेंड मेजर्स इसका क्या है? एजुकेशन। अगर इंसान एजुकेटेड होगा तो डेफिनेटली वो छोटे पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस समझ जाएगा और वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। थर्ड मेजर्स क्या है? फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कई बार क्या होता है, बहुत लोग फैमिली प्लानिंग मेजर्स फॉलो करना चाहते हैं मगर उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है कि वो किस तरह से वो फैमिली प्लानिंग करे। तो अगर गवर्नमेंट से फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम ला करके सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसको फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड अदर्स मटेरियल अवेलेबल करानी पड़ेगी लोगों के बीच में, ताकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। और इसके अलावा हम प्रोपेगेंडा थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं। कई तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम ला सकते हैं, कई तरह के, जैसे प्ले के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या पोस्टर के थ्रू, या मीटिंग के थ्रू, या किसी अदर तरीके से आप प्रोपेगेंडा करके भी अवेयरनेस ला सकते हैं लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस आएगा तो डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। फिफ्थ में मेजर्स हो सकता है टैक्स डिसइंसेंटिव। जैसे इंसेंटिव होता है, क्या होता है? लालच देना, उसका उल्टा क्या होगा? डिसइंसेंटिव। तो आप कुछ डिसइंसेंटिव भी दे सकते हो। अगर हम रिवॉर्ड कर रहे हैं तो कभी कभी हम थोड़ा सा डर भी दिखा सकते हैं, थोड़ा पनिशमेंट दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है। इसके लिए आप कभी कभी कुछ पनिशमेंट या कुछ डर भी दिखा सकते हैं। तो जैसे टैक्स डिसइंसेंटिव देकर भी आप लार्ज फैमिली वालों को डिस्करेज कर सकते हो। जैसे कि आप बोल दोगे कि अगर आप ज़्यादा लार्ज फैमिली रखोगे तो आपको टैक्स कंसेशन नहीं मिलेगा, या आपको इस चीज़ के लिए हाई टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह के मेजर्स भी लिया जा सकता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। सो टू अवॉइड द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी डन, सॉरी, अब ये लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपने पॉपुलेशन ग्रोथ का, पॉपुलेशन चैप्टर का। ये है थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस। तो थ्योरी ऑफ थॉमस माल्थस क्या है? ये 1793 में इन्होंने ये थ्योरी दी है। ही सेड दैट इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर देन द फूड सप्लाई। मान लो अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगता है और फूड सप्लाई का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होता, फूड सप्लाई से भी ऊपर आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ चला जाता है, तब क्या होगा? आपका पॉपुलेशन बिल्कुल क्रैश हो जाएगा। जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है वैसे ही आपका पॉपुलेशन भी क्रैश हो जाएगा। और ये क्रैश कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे वॉर हो सकता है, एपिडेमिक हो सकता है, या फेमाइन आ सकता है, या दूसरे कोई रीजन हो सकता है। तो ये आपके पॉपुलेशन को क्रैश कर देगा। अब वार क्या होता है? जैसे वार कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वार कैसे रीजन होता है पॉपुलेशन की वजह से? जैसे वार हम क्यों करते हैं? हम किसी चीज को पाने के लिए वार करते हैं, या तो हमें उस चीज की कमी होती है इसलिए हम वॉर करते हैं। जैसे कि हमें रिसोर्स के लिए वॉर कर रहे हैं, या किसी लैंड के पीस के लिए वॉर कर रहे हैं। तो जब अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो चीजों की कमी होगी, और जब चीजों की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली वॉर होगा। एपिडेमिक क्या होती है? तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो जब इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आएगी, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जनरली इस तरह की एपिडेमिक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, जिसके कारण फिजिकली पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। फेमाइन भी आ सकता है उस समय। फेमाइन क्या होता है? सूखा पड़ना। सूखा पड़ना क्यों हो सकता है? वाटर स्केर्सिटी के कारण होता है। तो जब पॉपुलेशन वाटर अवेलेबिलिटी से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वाटर की कमी होगी, और वाटर की कमी होगी तो फेमाइन एंड दूसरे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सो टू अवॉइड द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी डन। तो इस तरह के प्रॉब्लम, ये जो फिजिकल चेक हम पर हो रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम्स को ना हो और हम ऑटोमेटिकली अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना कर ले, मतलब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करके अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेना बेहतर है। क्योंकि अगर हम अपने पॉपुलेशन को प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करके कंट्रोल नहीं करेंगे तो नेचर फिजिकल चेक करेगी, नेचर अपने मेजर्स लेगी हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि नेचर हमें कंट्रोल करे, इससे अच्छा है कि हम खुद ही प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर के अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर ले। तो
इसके पॉपुलेशन कंट्रोल करना नेचर फिजिकल चेक को अवॉइड करने के लिए भी जरूरी है और सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, यानी कि किस तरह से रिसोर्स को डिप्लीशन होने से बचा सके और किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सके, इसके लिए भी हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आप इसके देख सकते हैं कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी दिया है, तो या तो आप पॉज करके नोट्स लिख लें या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसका प्रिंट ले लें, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।